गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की ताज़ा किस्त में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार के। इन 2 कार्यकालों में पर्यावरण पर जिस तरह का काम हुआ है उससे आप कैसे देखते हैं? हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, पर आत्मनिर्भर अडानी नहीं बना सकता इस देश को। आत्मनिर्भर बनाएगा इस देश का युवा जो आज लाचार है, बेकार है, बीमार है। और मैंने तो 12.5 लाख लोगों को रोजगार दिया भैया, और तुम्हारी सरकार से कभी एक पैसा नहीं लिया किसी से भी। 3000 डाकुओं की बंदूकें छुड़वाई हैं, किसान बन गए हैं। हम ये लोगों को कैसे बताएं कि क्लाइमेट इमरजेंसी जो शब्द है वो एक इमीडिएट थ्रेट के बारे में बता रहा है? आज का जो विकास है, इस विकास की शुरुआत ही हमारी बुद्धि के विस्थापन से होती है, भारतीय ज्ञानतंत्र के विस्थापन से होती है, और फिर ये बिगाड़ करती है और फाइनली विनाश करती है। जिसे आज हम विकास कहते हैं वो विकास नहीं है, वो विनाश है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि इतना कंक्रीट नहीं होना चाहिए, ये प्रकृति का इतना दोहन नहीं होना चाहिए, पर कैसे? धरती को बिगाड़ रहे हैं। धरती बीमार है कि नहीं, भूमि बीमार है कि नहीं, वायु में प्रदूषण है कि नहीं। अभी हमारा बस जरा अग्नि पे नहीं है, यदि उस पे भी हमारा बस चल जाता तो हम उसका भी सत्यानाश कर देते। हमारे पास में ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी कहता है कि इस नेचर के अंदर हम सबकी जरूरत को पूरा करने की शक्ति है, लेकिन इस नेचर में एक भी आदमी की ग्रीड पूरी करने की शक्ति नहीं है। क्या कृषि का जो हमारा तरीका है उसे बदलने की आवश्यकता है सर? जब से ये बांध बना के हमने नदियों की हत्या की, एक नदी बता दो हिंदुस्तान में जिसका पानी हम यूं उठा के पी सके और आचमन कर सके। ऐसे एक समाज की कल्पना करें जहाँ बांध ना हो, तो उसमें भी हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे रहेंगे। सबसे ज्यादा बांध महाराष्ट्र में बने। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला प्रदेश है बेपानी होके। भाई साहब, जब तक एक बांध नहीं था भारत में, तब तक 17% इरिगेशन होता था इंडिया में। एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया, स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद, जो पर्यावरण कार्यकर्ताओं को, पर्यावरण विदों के काम को अब शक की नज़र से देखता है। हिंदुस्तान में 28,000 खदानें बंद कराई थी। आप पे हमले भी हुए उसके बाद? मेरे पे तो हमले जानलेवा हुए। मुझे तो अभी ना तो उन हमलों से डर लगा, क्योंकि मैं ये मानता था कि मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ, प्रकृति के लिए कर रहा हूँ। एक और मैग्सेसे अवार्डी हैं आपकी तरह, अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भी आपका संबंध रहा। अब बात होती रहती है। अरविंद को मैंने ये कहा कि तुम जो एक सब काम कर रहे हो ना, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। ये आपने कह दिया था अरविंद केजरीवाल? अरे तभी तो हम दोनों सबसे पहले अलग हुए, नहीं तो हम तो कोर में थे। आने वाले 5 सालों में आप कैसे परिवर्तन चाहते हैं जिस तरह काम हो रहा है? 2014 में जब प्रधानमंत्री बने वो, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं गंगा का बेटा हूँ। गंगा ने मुझे बुलाया। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जंगलों को कटवाया और छुड़वाया, वो सब जानते हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। क्या नदियों को जोड़ना एक ठीक विचार होगा सर, कि जहाँ ज़्यादा पानी है? जब चुनाव आता है तब कुछ सरकारें कहती हैं कि हम नदी जोड़ देंगे और तुम्हारा बाढ़ और सुखाड़ मुक्ति कर देंगे। भारत की नदी जोड़ना भारत के लिए कदाचित भी ठीक नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स को और बड़ी कंपनियों को और कुछ नेताओं की जेब भरने का काम है। Brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. Candid Dusting Powder, redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल Candid Dusting Powder के साथ। पानी के महत्व को अगर हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की इस किस्त का और आपका काफ़ी समय बर्बाद होगा। जब इंसान अंतरिक्ष पे जाता है, मंगल तक पहुंचने की उसकी कोशिश होती है, चांद तक वो पहुंच गया, तो दोनों जगहों पर जाकर उसने ढूंढा पानी ही है, क्योंकि पानी जीवन का संकेत भी करता है, उसका आधार भी बनता है। बावजूद इसके हिंदुस्तान में दुर्भाग्य ये है कि जो मिलेनियल्स की पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी है, वो जब वाटर गॉड टाइप करती है तो उसको तस्वीर नज़र आती है जेसन मोमोआ की, एक्वामैन। जबकि हिंदुस्तान के अपने एक्वामैन बहुत सारे हैं, एक्वा विमेन बहुत सारे हैं, जिनके काम को उतना हमारी पीढ़ी ने या तवज्जो नहीं दी या उसे समझने का प्रयास नहीं किया। ऐसे ही एक वाटरमैन ऑफ इंडिया गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की ताज़ा किस्त में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 15,000 जल संरचनाएँ आपने बनाई हैं, नदियों को जीवन दिया है, तालाबों को जीवन दिया है, और साथ साथ जो एक कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है पर्यावरण को सहेजने की हमारे यहाँ, जिसमें से लोग गायब होते हैं, आपने समाज को भी नया जीवन दिया है। हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू।
सर हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि अब आपने खूब काम, आपकी पूरी ज़िंदगी अब इस काम में लग गई है और पर्यावरण पर ही आपने काम किया, पानी पर ही आपने काम किया, तो एक किस्म की क्रांति है। जेपी के आंदोलन में भी आप रहे हैं और हमारे घरों में जिस तरह के परिवारों से हम ज़्यादातर लोग आते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि क्रांतिकारी हमें पसंद बहुत होते हैं लेकिन दूसरे के घर में। तो जब आपके घर में एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ, मतलब एक मानसिक पैदाइश होती है कि अब ये लड़का इस रास्ते पे बढ़ रहा है, तब परिवार ने किस तरह डील किया और आपके दिमाग में कौन सी बातें थी? देखो, मेरी दादी और मेरी माँ ने, तो मैं जो भी कुछ करता था उसको वो बहुत प्यार से देखती थी और कहती थी ये तो सब अच्छा करने वाला है। लेकिन मेरे फादर, वो हमेशा मुझे नालायक कहते थे, क्योंकि मैं जब छोटा बच्चा था तो अपनी किताबें, स्लेट, तख्ती, पेंसिल, वो सब अपने जो गरीब बच्चे थे जिनके पास नहीं थी उनको दे देता था। तो मेरे जब पिताजी को पता चलता था कि बागपत की बात कर रहे हैं? हाँ, डोला गांव में, जहाँ मेरा जन्म हुआ, तो मेरे पिताजी को जब पता चलता था कि इसके पास तख्ती भी नहीं है, स्लेट भी नहीं है, तो पूछते थे वो आज किसे दे आया? तो मैं ईमानदारी से बता देता था जिसको दे आया। तो कहते थे तू नालायक है, मैं रोज़ कहाँ से लेके आऊँगा तुम्हारी तख्ती, स्लेट। फिर उनको बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि मैं जो कर रहा था वो उनके पास थी, वो दे सकते थे मेरे लिए लाके, और जिनको मैं देता था उनके पास थी नहीं, वो ला नहीं सकते थे, और वो मुझे अंदाज़ था कि वो ला नहीं सकते। मुझे बचपन से ही ये मेरा स्वभाव था। और फिर मैं जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं किशोर हुआ, तब मैंने देखा कि मुझे बहुत मन लगता था कि मैं अपनी ज़मीन पर जाके खेती करूं सुबह शाम। तो मैं काम करने जाता था अपने, जहाँ हमारे जो हल चलाने वाले लोग थे, तो उस ज़माने में हल ही चलते थे, तो उनके साथ मैं हल चलाने में, तो मेरे फादर हमेशा कहते थे तू नालायक है, तुझे जो करना चाहिए वो नहीं करता। तो उनकी क्या इच्छा थी कि आप करें? वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, बने भी आप? कि मैं डॉक्टर बना। हाँ, फिर मैं उन्हीं की इच्छा से बना, नहीं तो मैं तो नहीं बनना चाहता था। मैं तो बेसिकली किसान रहना चाहता था, क्योंकि मुझे वहाँ की किसानी में, बागपत की किसानी का मतलब होता है समृद्धि से जीना, समृद्धि से रहना। तो मुझे वो किसानी पसंद थी। और मेरे गांव में एक तरफ गंगा का पानी आता था, गंग नहर का, दूसरी तरफ यमुना नहर का पानी था, तो पानीदार गांव था और समृद्ध गांव था। फिर हम लोगों की ज़मीनें बहुत अच्छी थी, तो आनंद ही आनंद था। वो आनंद मुझे बचपन से पसंद था। लेकिन मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं गांव में रहूं और मैं गांव में ये सब करूं, तो उन्होंने जल्दी से मुझे गांव से निकालने की कोशिश की और मैं निकल गया। और जैसी मेरी पूरी हुई पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई पूरी होने से पहले मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा पोस्टिंग जयपुर हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मैं वहाँ चला गया और वहाँ जैसे मेरे फादर ना बहुत दूर तक देखते थे। जैसे ही मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की, वैसे ही मेरी शादी कर दी। पिताजी ने एक अच्छी लड़की देख के शादी हो गई। तो जब शादी हुई तो 3 साल तो हम अपनी पत्नी के साथ में, कुछ हमें ध्यान में ही नहीं आता था, हमें अपनी पत्नी ध्यान में रहती थी। तो फिर जब पहला बच्चा हुआ तो हमारे यहाँ ये संस्कार है कि पहला बच्चा वो हमारी माँ के पास ही होना है। तो वो वहाँ से जयपुर से यहाँ चली आई मेरे गांव में। तो वो उनको वहाँ हुआ। तो वो टाइम हुआ जब मेरे अंदर के जो क्रोमोसोम्स थे वो मुझसे सवाल पूछने लगे कि यार ये क्यों सरकारी नौकरी कर रहे हो तुम? इस सरकारी नौकरी में तो दिल्ली से आदेश आता है, वो तुम्हें पालना करनी होती है, इसमें क्यों लगे हो? ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? और मेरे मन ने कहा नहीं, इस बड़ी मशीन में अपने को छोटा पुर्जा बना के घिसना नहीं, अपने को जो मन में अच्छा, लोगों के लिए अच्छा लगता है वो करना है। तो फिर हमने एक्सप्लोर किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो अलवर ज़िले का थानागाजी ब्लॉक था, ये बिल्कुल माल न्यूट्रिशन
के कारण रतौंधी रोग था वहाँ, लोगों को शाम को दिखता नहीं था। तो मुझे लगा यार ये मेरी पढ़ाई का फ़ायदा होगा, तो मैं इनको इलाज कर दूंगा, सब ठीक हो जाएंगे। वहाँ कोई डॉक्टर को जाता ही नहीं था कभी भी जंगल में। तो मैं जब उनके पास गया तो मैंने उनका इलाज शुरू किया। ये 80 के करीब? हाँ 80, ये 84, 84 की बात है। तो जब उनका इलाज किया तो ये ठीक हो गए। बहुत सारे बूढ़े लोग और बूढ़ी लोग आई, जवान लड़के तो थे नहीं वहाँ। जवान लड़के तो सब लड़के लड़कियाँ सब गांव छोड़ के रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आ गए थे, कुछ बम्बई चले गए थे, कुछ पूना चले गए थे, तो सब चले गए थे। केवल बूढ़े लोग रहते थे और बूढ़ी लोग आई। तो मैंने उनका इलाज करके जब ठीक किया तो एक दिन मांगू काका ने कहा, ओ राजेंद्र तू काई करे छे? तो मैंने कहा काका तुझे दिखे कोनी छो, अब दीखवे लाग्यो ना, मैं या करूँ छू। बोले आप पर यार दीख बस काई का फ़ायदा हुयो? मैंने कहा काका तेरा फ़ायदा हुआ ना, तू दुनिया देख सकता है। बोला ना मेरा तो बड़ा कष्ट बढ़ गया, जिस दिन से मैं देखवे लाग्यो ना मेरा तो कष्ट बढ़ता ही जा रहा है। मैंने कहा काई हुआ? बोला जब मुझे दिखे नहीं था ना तो मेरी झोपड़ी में गांव के लोग मटकी में पानी भर जाते थे और मैं 73 साल का बूढ़ा आदमी, मैं अपना पानी लेके अपना जीता था, कुछ खाने को दे देते थे। अब मैं 73 साल का बूढ़ा आदमी 15 किलोमीटर दूर पानी लेने कैसे जाऊंगा? मुझे पहली बार ये लगा कि मेरी पढ़ाई का, जो मैं पढ़ाई से समझ के जो कर रहा हूँ, उससे जिनको जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं मैंने सोचा, वो नहीं किया मैंने। मेरी बुद्धि में जो आया वो मैंने उनको कर दिया। तो मांगू काका ने, उनका नाम था मांगू काका ने मेरी बुद्धि को पीछे छोड़ के मुझे कहा, देख तुझे गांव में रहना है ना, तो तेरी दवाई और पढ़ाई का काम बंद कर दे। माने तेरी दवाई और पढ़ाई को नहीं चावे, माने तो पानी चावे है, पानी। तो मैंने कहा काका मेरी उम्र अब 26 साल हो गई, तुझे पता है मैं आदमी का डॉक्टर बनने में मैंने क्या 1 साल पढ़ाई करी, अब मैं पानी की पढ़ाई करने में कितने साल लगेगा? बोला कोनी साल कोनी लागेला, 2 दिन लागेला, 2 दिन। मैंने कहा 2 दिन? उन्होंने कहा हाँ। पक्का? उन्होंने कहा हाँ। तो तू कल सुबह आ जा जो। तो मैं सुबह उठते के साथ 5 बजे उसके पास पहुंच गया। वो तो तैयार बैठा था, 5-6 बूढ़े और आदमी थे और एक चमड़े का चरस होता है जिससे पानी निकालते हैं, और बड़ी नेज माने क्या? नेज माने जिससे वो चरस बाहर निकालते हैं। अच्छा। जिससे खींचते हैं ना, हाँ, वो इतनी मोटी नेज होती है रस्से की, साबुन की, उसमें पानी भर के जो जिसमें निकालते थे। मतलब बड़ी सी मशक की हम बात कर रहे हैं। हाँ बड़ी मशक। हाँ। वो ओपन मशक होती है जिसमें पानी निकलता है। तो उसमें लिए हुए तैयार बैठा था। उसके पास शब्द नहीं थे सिखाने के लिए, लेकिन उसके पास ज्ञान था। उसने उस चमड़े के चरस में मुझे बैठा के 150 फीट गहरे सूखे कुएं में डाल दिया और फिर 5 मिनट बाद निकाला, खींचा हम उन सब लोगों ने, और खींच के मेरे से पूछा, अरे तेने कहीं देखा कुएं में? मैंने कहा काका ई कुएं में तो सीधी सड़क है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, हिंदी में कहते हैं सीधी दरार, झिर, जिससे पानी झिरता है। तो बोला अठे देख पेड़ कहीं छे। तो वहाँ पर लंबे लंबे पेड़ थे जिन पे हरी पत्तियाँ थी। फिर दूसरे कुएं दिखाए, उन कुओं में ऐसी सीधी सड़ नहीं थी, उनमें अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर थे, लाइक दिस। तो जहाँ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं वहाँ पानी नीचे नहीं जाता, तो जड़ों को पानी, पेड़ों की जड़ों को पानी नहीं मिलता, इसलिए उस पर पत्ते नहीं होते, उस पर कांटे होते हैं। तो उसने मुझे एक दिन में मेरी पीएचडी कंप्लीट कर दी, 25 कुएं दिखाए। तो मेरी पीएचडी का वैलिडेशन 25 कुओं से किया उसने, बूढ़े आदमी ने। उसके पास सवाल नहीं थे, उसके पास शब्द नहीं थे, बट वो ज्ञान की गहराई थी कि मुझे इसका धरती का पेट, मैंने इसे देखना सिखा दिया ना, तो फिर सूरज चोरी नहीं कर सकेगा पानी की। तो वो ये चाहता था कि जो भी बारिश का पानी है उसको पकड़ के धरती के पेट में रख दें, तो वहाँ से सूरज चोरी नहीं करेगा,
तो हमारा काम उस पानी से चल जाएगा, निकाल के चला लेंगे। अब ये इतनी बात राजेंद्र सिंह ने तो आपको बता दी, उसको तो ये सब शब्द नहीं थे उसके पास। उसके पास था अपने जीवन का ज्ञान कि इसको ये जो पानी चोरी करता है सूरज, इस सूरज की चोरी रोकनी सिखानी है इसे। सूरज की चोरी रोकने सीख गया तो फिर ये इलाका पानीदार बन जाएगा। उसने वो मुझे सिखा दिया। अगले दिन फिर बुलाया, सुबह जल्दी आ जाओ। मैं जल्दी चला गया तो ऊपर पहाड़ी पे ले गया जहाँ से वो नदी शुरू होती थी, और नदी की शुरुआत से लेके जहाँ वो नीचे तक धरती पे आती थी उसके सहारे हम कुल 17 किलोमीटर चले। 17 किलोमीटर चलने के बाद जहाँ पर ऊपर से बहुत तेज ढाल होता था, उसने कहा कॉन्वेक्स डिजाइन का। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उल्टा बांध, और इसे उल्टा बना जो अठे। उल्टा बनाने से क्या होता है, वो टूटता नहीं है, उसका ऐसे छाती निकली होती है तो पानी का दबाव यहाँ आता है और वो कंपैक्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और जहाँ धरती में सीधा तेज ढाल नहीं था, जेंटल स्लोप था, वहाँ उसने कहा ऐसा सीधा स्ट्रक्चर बना दे। और जहाँ नेचुरल डिप्रेशन था, झील जैसा, वहाँ का यहाँ कॉनकेव बना दे, अर्धचंद्राकार। तो उसने 17 किलोमीटर नदी के किनारे किनारे चल के ये सिखा दिया कि लोकल मटेरियल से किस तरह के डैम डिज़ाइन करने जिससे पैसा खर्च ज़्यादा ना हो और पानी रुक जाए, और कुदरत का भी नुकसान ज़्यादा ना हो। और कुदरत का नुकसान बिल्कुल ना हो, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ना हो। लोकल मटेरियल आप। हाँ, तो ये जो ज्ञान है इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, विजडम। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस ज्ञान का कोई रेस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए लोगों से सीखने का संस्कार खत्म हो गया है। मैं चूंकि किसान का बेटा था, मेरा पता नहीं मिट्टी और पानी और पेड़ों के साथ कुछ जरा रूहानी रिश्ता था। उस रिश्ते के कारण मुझे बूढ़े लोगों की बात बहुत पसंद आती थी, और जो भी कुछ बूढ़े लोग कहते थे मैं उसको खोज के समझ के उसका फिर उसमें अपनी बुद्धि और विवेक लगा के कि भाई ये जो बात कह रहा है ये कैसे होगी, तो मुझे खुद दिमाग लगाना पड़ता था, खुद हाथ से करके उसका अभ्यास करना पड़ता था, तब मैं सीखता था। आजकल कोई ऐसे सीखता नहीं है। आजकल तो जो टीचर ने, प्रोफेसर ने पढ़ाया वो पढ़ लिया, नोट तैयार कर लिए, फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो जो सवाल आए उनका जवाब दे दिया, लेकिन धरती को जवाब नहीं देते हम, प्रकृति को जवाब नहीं देते हम। और जब हम प्रकृति को जवाब नहीं देते तो हमारे प्रकृति के साथ रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए तो आज जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं उनका प्रकृति के साथ रिश्ता नहीं है, उनका मोबाइल के साथ रिश्ता है, उनका गूगल के साथ रिश्ता है। उनके रिश्ते हैं ऐसी चीज़ों से जिससे प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है। तो जब इंसान का रिश्ता प्रकृति से टूट जाता है तब स्थिति बिगड़ जाती है। हमारे अथर्ववेद में 12,500 साल पहले कहा है कि जब इंसान लालची होकर अपने विकास की भूख में प्रकृति को और मानवता को देखना भूल जाएगा, तब प्रलय होगी, तब आपदा आएगी। अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइमेटिक इमरजेंसी होगी। तो आज क्लाइमेटिक इमरजेंसी है। ये जो क्लाइमेटिक इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी को लाने का काम और किसी ने नहीं किया। इस इमरजेंसी को लाने का काम शिक्षा ने किया, और शिक्षा और विद्या दोनों के रिश्ते टूट गए। शिक्षा वो होती है जो हम अपने दिमाग से लाभ के लिए प्राप्त करते हैं। शिक्षा मुझे इसलिए प्राप्त करनी है कि मुझे कुछ बड़ी से बड़ी नौकरी करके बड़ा सा बड़ा आदमी बनना है। विद्या इसलिए प्राप्त नहीं करते। विद्या इसलिए प्राप्त करते हैं कि मैं विद्या प्राप्त करके अपने समाज के लिए, अपनी सृष्टि के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी प्रकृति के लिए
कुछ अच्छा कर सकूं। तो जब हम शिक्षा को छोड़कर विद्या की तरफ मूव करते हैं, तब हमारी मरी हुई धरती, उजड़े हुए लोग और बंदूक से लूटते हुए बागी, डरते हुए, डराते हुए, जिंदगी में अपनी वीरानगियों में जीते हुए हिंसक हो जाते हैं। और जब विद्या से हम कुछ करते हैं, सीखते हैं, तो फिर हमें वीरानगी नहीं आती। तब हम एक अच्छे इंसान की तरह प्रकृति को प्यार करते हुए, प्रकृति को मोहब्बत करते हुए, ना किसी से डरते हैं और ना किसी को डराते हैं। फिर जो कुछ हमारे पास है उससे हम जीना सीख जाते हैं, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से। वो जो हमारी श्रम निष्ठा है वो हमें प्रकृति से प्यार करना सिखाती है, और वो ही हमारा विद्या का रास्ता है। आज हम उसको भूल गए। आज हम केवल और केवल अपने लाभ के लिए अविद्या प्राप्त कर रहे हैं। वेदों में इसको अविद्या कहा है। वेदों में यह भी कहा है कि हां, अविद्या भी आती है, लेकिन उस अविद्या का प्रभाव जब विद्या के ऊपर बहुत ज्यादा होता है तब प्रलय होती है, और जब अविद्या के ऊपर विद्या का प्रभाव होता है तब शुभ होता है, तब सबके भले का काम होता है। डॉक्टर साहब, आपने प्रलय का जिक्र किया, आपने कहा वेदों में भी जिक्र है। हम ये जानना चाहते हैं कि जिसको हम प्रलय कह रहे हैं, आपने क्लाइमेट इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल भी किया, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस बारे में प्राय लोगों की भाषा यही होती है उसके बारे में बात करते हुए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो घटेगी आज से 50 साल बाद, या जो आपके ग्लेशियर पिघलेंगे उसमें 150 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे, जो आपके ध्रुवों पे आइस कैप्स हैं तब वो बाढ़ आएगी, तब वो मरीन ड्राइव डूबेगा। ऐसा लगता है कि बहुत बात की चीज़ है, और एक खुशफहमी हम पाल लेते हैं कि अब तक क्या हमने तकनीक से जीता है कुदरत को, तो तब भी रास्ता निकालेंगे, कुछ करेंगे। एक ये समझ बनती जाती है, जब तक कि कोई तूफान, बाढ़ या सूखा नहीं पड़ता है तब तक कि हम उसी अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। हम ये लोगों को कैसे बताएं कि क्लाइमेट इमरजेंसी जो शब्द है वो एक इमीडिएट थ्रेट के बारे में बता रहा है? देखो, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और कैलकुलेटिव साइंस है, ये हमें हमेशा जो टेक्निकल सॉल्यूशन देती है वो कभी सस्टेनेबल नहीं होते, कभी सनातन नहीं होते। सुनामी आई, समुद्र में उफान, तूफान सब कुछ आया, और हमारी साइंस बोलती रही कि ये होगा, वो होगा, लेकिन उसके कोई भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन आज तक किसी टेक्नोलॉजी ने दिया नहीं। ये जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है वो टेम्परेरी होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, और हम उन्हीं को सॉल्यूशन मान लेते हैं। जो प्राकृतिक नेचुरल सॉल्यूशन होते हैं वो सनातन होते हैं। सनातन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण होने वाली प्रक्रिया, जिसका ना आदि है ना अनंत है, जो सदैव रहने वाली है। सदैव नित्य नूतन निर्माण करने वाली प्रक्रिया, वो होती है सनातन। सनातन किसी धर्म का शब्द नहीं है, सनातन पूरी दुनिया का शब्द है। सनातन हम अपना इसलिए मानते हैं कि हम इसका मतलब जानते थे। जो लोग इसका मतलब नहीं जानते उनका ये शब्द नहीं हो सकता। जो लोग इसका मतलब जानते हैं और उसको व्यवहार में जानकर उपयोग करते हैं, उनका ये शब्द है सनातन। तो आप मान भी सकते हैं कि भाई हम लोग इसका मतलब जानते थे इसलिए ये शब्द हमारा है, ऐसे आप कह सकते हैं। पर सनातन का जो अर्थ है वो ये है कि किसी का बिगाड़े बिना जो रिजुविनेशन की प्रोसेस है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, उस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को
सदैव चलाए रखना, सदैव बनाए रखना। आज का जो विकास है, इस विकास की शुरुआत ही हमारी बुद्धि के विस्थापन से होती है, भारतीय ज्ञानतंत्र के विस्थापन से होती है, और फिर यह बिगाड़ करती है और फाइनली विनाश करती है। जिसे आज हम विकास कहते हैं, वो विकास नहीं है, वो विनाश है। वो हमारा विनाश कर रहा है, और उसका परिणाम जो आज हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, वो उसी का परिणाम है, उस विनाश का। ये जो क्लाइमेटिक इमरजेंसी जो मैंने कहा, जिसे, वो उस विकास से शुरू होती है और विनाश तक जाती है। इसलिए विकास वो होता है, बल्कि उसको विकास तो मैं कहता ही नहीं, विकास कहने से ही गड़बड़ हो जाता है। मैं कहता हूँ कि हम लोगों को जो सनातन को मानते हैं, जो सनातन को जानते हैं, जो सनातन को पहचानते हैं, उनके लिए जो शब्द है वो है पुनर्जनन। और सनातन को मानने वाले लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए विकास शब्द का कोई मतलब नहीं है। ये विकास शब्द हमारा नहीं है, ये कहीं पश्चिम से आया है, जो हम पे राज करते थे। इसलिए इस विकास का सही अर्थ कहना है तो उसको कहते हैं रिजुविनेशन, पुनर्जनन। ऐसे काम करना जो सदैव चलते रहें, बनते रहें, जिनका कभी विनाश ना हो। तो हमें विकास नहीं चाहिए, हमें रिजुविनेशन चाहिए, हमें पुनर्जनन चाहिए। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हम समझना चाहते हैं। एक विचार के स्तर पे ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो पारंपरिक हमारी समझ थी वो बेहतर थी, हम जिस रास्ते अभी जा रहे हैं वो गलत हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि इस विकास के कथित मॉडल में समस्या है, तो फिर उसको तोड़ करके लोग पूछते हैं कि अब इस जो विकास हम जिसे भी कहते हैं, उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम टाल सकते थे और यहाँ खड़े रह सकते थे? क्या हमें सड़कें उतनी नहीं बनानी चाहिए थी? क्या हम इमारतों की बात कर रहे हैं, या जिस तकनीक का, एयर कंडीशनिंग का या प्लम्बिंग का, हम उसमें से कौन सा, मतलब आज जो जीवन है 2024 के जून महीने में, उसमें से उन कौन सी चीज़ों को कम कर सकते थे या उसका तरीका बदल सकते थे कि ये विकास से सनातन की ओर की यात्रा उसकी कम से कम शुरू मान ली जाती? पहली चीज़। और दूसरा, मैं बड़ा इस बात पे मानने लगा जब मैंने ये वाक्य कहीं पे पढ़ा, किसी जानने वाले, उन्होंने पूछा कि आपकी क्रांति का रेवेन्यू मॉडल क्या है। मतलब बेसिकली ये है कि हम जो अच्छे या सही विचार हम जो दे रहे हैं, जो सबक सिखलाई हमारे पास में है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है? क्योंकि जैसे ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि इतना कंक्रीट नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, प्रकृति का इतना दोहन नहीं होना चाहिए, पर कैसे? तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत सरल है। मैं जिस कमरे में रहता हूँ, उस कमरे में कूलर नहीं है। और अभी जब 48 डिग्री था, जब तुम्हारी दिल्ली में 52 था, तब मैं अपने गांव में आश्रम में था, भीकमपुरा में। देखो, ये जो नीड है ना, ये यहाँ से आती है। ये नीड नहीं है, ये हमारी ग्रीड है। तो नीड और ग्रीड का फ़र्क समझ लेना चाहिए। यदि तुम नीड और ग्रीड का फ़र्क समझ लोगे, तो फिर तुम्हें महात्मा गांधी को ढूंढना पड़ेगा। महात्मा गांधी कहता है कि इस नेचर के अंदर हम सब की ज़रूरत को पूरा करने की शक्ति है, लेकिन इस नेचर में एक भी आदमी की ग्रीड पूरी करने की शक्ति नहीं है। तो तुम यदि मेरा क्रांति का रेवेन्यू मॉडल पूछना चाहते हो, तो मेरी क्रांति का रेवेन्यू मॉडल तो भाई गांधी है। वो गांधी जो कह रहा है ना, महात्मा गांधी, और कोई गांधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। महात्मा गांधी जो कह रहा है, वो कह रहा है कि इस प्रकृति में प्यार से जरा जीना सीख लो। जिस दिन तुम्हें इस प्रकृति से प्यार हो जाएगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुम्हारा शरीर बना है, इस प्रकृति को जिसने बनाया, उन पंच महाभूतों ने, जिन पंच महाभूतों को भारत के लोग भगवान कहते थे। भगवान किसी मंदिर में नहीं बैठता है। भगवान जिस मनीषी और महर्षि ने शब्द बनाया होगा,
उसको आज कोई जानता नहीं है, आज कोई पहचानता नहीं है। भगवान का मतलब होता है भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नै से नीर। भय गे वे आ ने भगवान। जब तक इस पंच महाभूतों को हम जानते पहचानते थे तभी तक हम दुनिया के गुरु थे। आज नहीं है। आज भले ही नेता लोग बोलते रहे, बकते रहे कि हम दुनिया के गुरु हैं, पर हम गुरु नहीं हैं। गुरु हम जभी तक थे जब तक हम इस भगवान को पहचानते थे, और तब तक हमने पूरी दुनिया को सिखा दिया था कि ये दुनिया एक है और ये दुनिया इन पंच महाभूतों से बनी है। तब तक इस धरती पर कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था और वो था भगवान। भे गे वे आने भगवान। इस भगवान से हम बने हैं और हमने उस भगवान को बनाया है। आज हम ये भूल गए हैं कि जिस भगवान ने हमें बनाया हम ही उस भगवान को भी बनाते हैं। आज हम उस भगवान को बिगाड़ने लगे हैं। वो भाव टूट गया है। धरती को बिगाड़ रहे हैं। धरती बीमार है कि नहीं? भूमि बीमार है कि नहीं? सारे केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स भूमि को बीमार कर रहे हैं। गगन, वायु में प्रदूषण है कि नहीं? इस एटमॉस्फेयर में, इस स्पेस में प्रदूषण है कि नहीं? हम बिगाड़ रहे। वायु का तो हमने सत्यानाश कर दिया। उसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो सारा जहरीली गैसों में बदल रहा है। अभी हमारा बस जरा अग्नि पे नहीं है। अग्नि पे नहीं है, वो थोड़ा दूर है हमसे। यदि उस पे भी हमारा बस चल जाता तो हम उसका भी सत्यानाश कर देते। नीर तो अब कहीं पानी पीने के लायक बचा ही नहीं है। तो हमने अपने भगवान को भस्म कर दिया है, बिगाड़ दिया है। तो फिर वो हमें कैसे बनाएगा? ये जो 5 एलिमेंट हैं, जो पंच महाभूत हैं, जिन पंच महाभूतों से ये ब्रह्मांड और ये सृष्टि, ये प्रकृति बनती है, हमारा उनके साथ अब वो रिश्ता टूट गया। और युवाओं को तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि उनका इस भगवान के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। जब हमारे ये रिश्ते टूटते हैं तब प्रलय आती है। फिर हम गुरु नहीं बन सकते दुनिया के। फिर झूठ बोलते रहेंगे हम सब कि हम दुनिया के गुरु हैं। जब तक हम इस भगवान को जानते थे हमारे व्यवहार और संस्कार में बहुत ऊंचाइयां थी। हम भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण मानते थे। नारायण उसको कहते हैं जो हमें बनाता है, चलाता है, हमें संचालित करता है। उसके प्रति हम सम्मान करते थे कि ये नारी जो हमें जन्म देती है वो हमारी माँ है। ये धरती जो जन्म देती है इस पूरे जीव जगत को, वो हमारी माँ है, वो जननी थी। नीर हमारा जीवन था। नदी हमारी लाइफ में जितने भी फ्लो थे, वो स्पिरिचुअल फ्लो हो, वो कल्चरल फ्लो हो, वो सोशल फ्लो हो, वो इकोनॉमिक फ्लो हो, वो पॉलिटिकल फ्लो हो, जिस तरह के भी फ्लो एक मानवीय जीवन में होते हैं, उन सारे फ्लो का रिश्ता नदियों के साथ था। आज कोई नदियों को ऐसे देखता है क्या? तुम अपनी यमुना को कभी ऐसे देखते हो क्या कि मेरे जीवन के जितने प्रवाह हैं वो इस नदी के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि उस रिश्ते को हम नहीं जानते, क्योंकि उस गहराई को हम नहीं पहचानते, और फिर भी हम बोलते रहते हैं कि हम दुनिया के गुरु हैं। ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। दुनिया के गुरु हम जब तक थे, वाकई ही थे, जब तक हम इस भगवान को पहचानते थे और जब तक हम नीर, नारी, नदी इन तीनों को सम्मान करके नारायण मानते थे। आज नहीं मानते। नीर बाजार में बिकता है। नारी का वो सम्मान नहीं है माँ जैसा। हम सब माँ कहते हैं अपनी माँ को,
हमारा व्यवहार कैसा है उसके साथ। नदियों को मां कहते हैं, पूरी सारी नदियों को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया है। हम कहते कुछ हैं, जीते कुछ हैं, व्यवहार कुछ और करते हैं, तो फिर कैसे हम गुरु होंगे? कैसे इस व्यवहार में परिवर्तन आ सकता? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। जैसे हमने देखा है कि एक इसको लगभग एक मार्च ऑफ हिस्ट्री बोल दिया गया है कि गांव से शहर तक की यात्रा ही होनी है। हम सब लोग पढ़ने के लिए, या तो हम 4 क्लास अगर गांव में पढ़ते हैं तो ज़्यादा पढ़ने के लिए शहर आएंगे, या आसपास के किसी कस्बे में पढ़ लेंगे तो फिर नौकरी के लिए शहर आते हैं। और शहर में फिर उस जीवन की उसके अपने कंपल्शन हैं। आपको नई जगह मिल रही तो फ्लैट में रहना पड़ेगा, उस तरह से निस्तार नहीं हो पाएगा तो बार बार उस घर में फ्लश चलेगा, गर्मी होगी तो एसी चलाना पड़ेगा। ये एक बाध्यता तो है सर, मतलब मैं इसमें सारी चीज़ें लग्जरी नहीं है। तो हम उस व्यक्ति को हम कैसे समझाएं कि आपके जीवन में कौन सी समस्याएं हैं? एक हमें प्रॉब्लम को भी इस्टेब्लिश करना है और एक रास्ता भी बताना है कि क्या करना चाहिए और कैसे। देखो, इसका रास्ता बड़ा सरल है। मैं एक बालक था, बालक से किशोर बना, किशोर से तरुण बना। जब मैं तरुण था तो मेरे मन में ये जज्बा था कि मेरा देश अपनी तरुणाई से आगे जाए, और वो जज्बा मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की एहसास जगाता था, मन में एहसास पैदा करता था। और वो जो एहसास था वो मुझे आभास कराता था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज युवाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि देखो, सुख जो है वो सीमित होता है। उस सीमित सुख को पाने के लिए दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस सीमित सुख के लिए कंपटीशन में हाईएस्ट मार्क्स पाने की ज़रूरत नहीं है। उस सुख को तुम इस नेचर के साथ अपनी थोड़ी श्रम निष्ठा से, थोड़ी मेहनत से जब भी कमाने लगोगे, जब भी करने लगोगे, तो तुम्हें किसी भी दिल्ली की बड़ी नौकरी से ज़्यादा सुख उस मिट्टी में मिलने लगेगा जिस मिट्टी में तुम पैदा हुए। ये मैं किताब में पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने सामाजिक काम के 50 सालों के अनुभव के बाद बात कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने खुद ने अपने जीवन में देखा। मैं जब सरकारी नौकरी में था, इतना सुख, इतना आनंद मुझे नहीं था जितना मुझे उसको छोड़ के अपने हाथ से, मेहनत से काम करने में और इस प्रकृति के साथ जीने में आया। तो युवाओं को अपनी तरुणाई में और अपने युवा काल में उनके अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा समझ होती है और सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, और उनका वही काल होता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। उसी काल में ये देखना होगा कि ये जो जिसे वो नौकरी कहता है, जिसे वो कमाई कहता है, जिस कमाई के लिए घर छोड़ के वो जाता है, वो कोविड के काल में फिर वापस गया ना? गया कि नहीं गया? गांव जाना तो पड़ा, जाना पड़ा ना। तो जरा उसको ये देख लेना चाहिए कि वो गांव छोड़े बिना वो जहाँ है, वहाँ जैसी स्थिति में है, वहाँ कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता है। जब वो जिस जगह पर है, जहाँ भी है, मैं ये नहीं कहता कि वो शहर में ना रहे, वो जहाँ है वहाँ कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता है, और बिना किसी की टांग खींचे, बिना किसी को धक्का दिए, बिना किसी से ईर्ष्या, द्वेष और कंपटीशन किए, वो खुद कैसे अपने लिए एक अपना रास्ता चुन सकता है। ये जब हमारे दिमाग में अपना रास्ता खुद चुनने की बात, चाह आती है ना, तब हम तय करते हैं कि मुझे किस तरह का काम अपने जीवन में करना है। जैसे मैंने चुना ना यार, मैं तो था ना, मुझे लगा नहीं मेरा रास्ता वो नहीं है, मेरा रास्ता ये अच्छा है, मैं आनंदित हूं। इसी तरह जैसे मैं आनंदित हूं,
इस देश का हर युवा, इस दुनिया का हर युवा आनंदित हो सकता है यदि उसको आनंद की चाह है। तो आनंद सबके लिए बराबर है, लेकिन कौन कितना किस तरह से आनंदित होता है ये अलग अलग है। तुम्हें इस कागज के साथ ज्यादा आनंद है, मुझे इस कागज के साथ ज्यादा आनंद नहीं है। मुझे पेड़ के साथ आनंद है, मुझे पानी के साथ आनंद है, मुझे मिट्टी के साथ आनंद है, मुझे लोगों के साथ आनंद है। तो आनंद के फर्क अलग अलग हैं। आप आनंद की अलग अलग जगह देख सकते हैं, पर आनंद है। इसलिए हम युवाओं को यदि स्वस्थ रहना है और आनंद में जीना है, उनका अपना इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस यदि वाकई ऊंचा बनाना है, तो फिर उनको खुद को सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। और सोचते वक्त बस एक ही चीज देखना है कि उसके काम से किसी गरीब से गरीब इंसान का बुरा ना होता हो, उसके काम से सबसे गरीबतम आदमी को कुछ मिलता हो। यदि ये युवा ने देखना शुरू किया तो उसको किसी और के यहाँ काम करने जाने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर वो अपने लिए खुद चुन लेगा। मतलब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने उनकी याद की थी। आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, अभी कुछ समय पहले प्रशांत के साथ जाना हुआ था असम, वहाँ में यादव पायेंग जी से मिला था, तो उनसे बात करके भी इसी तरह की फीलिंग आई थी कि जब हम पर्यावरण कार्यकर्ता की एक तस्वीर हमारे सामने आती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो डिग्री सेल्सियस में बात करता होगा, पोलर आइस कैप और इस तरह का जार्गन होता होगा। लेकिन आप दोनों से मिलने के बाद अब मैं कन्विंस हो गया हूँ कि एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा थॉट के लेवल पे और फिलॉसफी के लेवल पे है। आप लोगों का वो गेम पहले क्लियर हुआ है और उसके बाद आप इस दुनिया में आए हैं। सर, मैं जैसे ये तो हमने बिल्कुल समझ लिया कि हमें एक विचार के स्तर पे एक बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि प्रकृति को जो नुकसान हुआ है वो वहीं स्थिर रहे, या हम एक वापस उसमें कुछ किसी तरह की रिपेयर की कल्पना भी कर पाएँ। तो उससे पहले हमें दिमाग अपना ठीक करना होगा, जिसके बारे में आपने बताया कि लड़कों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए। हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर भी बात करना चाहते हैं, सरकारें और पॉलिसी। वो एक आज के जीवन की रियलिटी, हम जिस व्यवस्था में रहते हैं उसमें प्रकृति को ज़्यादा प्रभावित करने के मौके सरकार के पास रहते हैं, या जब इंसान करता है तो वो सरकार के माध्यम से होता है। हमें जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग चल रही है, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग फ़िलहाल ये है, पश्चिम से हमने बांध बनाना सीखा था। उन्होंने पहले डैम्स बनाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पहले आया, वहाँ पे फिर पता चला कि यार ज़्यादा नदियाँ एशिया में हैं, हिंदुस्तान में हैं, अब हम डैम्स बना रहे हैं। वहाँ हम देख रहे हैं अब यूएस में डैम रिमूवल चालू हो गया है, अब वो धीरे धीरे अपनी नदियों से बांध हटा रहे हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ ये है कि हमें और बिजली की ज़रूरत है और सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है, इसलिए हम बांध बनाते जा रहे हैं। उसमें तीस्ता जैसे उदाहरण भी हमारे सामने आ रहे हैं, जो अक्टूबर में हुआ 2013 में। वो पूरा बांध एक रात में कब गायब हुआ कोई देखा भी नहीं उसे। इस चीज़ का हमारे पास में ऑप्शन क्या है? हमारे पास अभी बहुत बड़े बड़े शहर हैं। आज कोर्ट ने कहा है हिमाचल से कि आप दिल्ली के लिए थोड़ा ज़्यादा पानी छोड़िए। हमारे कई शहर ऐसे हैं जो भी प्यासे हैं, कई खेत ऐसे हैं जहाँ तक कि हम पानी पहुँचा नहीं पाए हैं, और उसके लिए हाल की समझ ये है कि हमें बांधों की ज़रूरत है। देखो, 3 शब्द का मतलब समझ लो। एक शब्द है क्रांति, दूसरा शब्द है परिवर्तन, और तीसरा शब्द है विकास। क्रांति उसे कहते हैं जब आपके अंदर एक वैचारिक उथल पथल हो और उस उथल पुथल में तुम ये तय करने लगो कि भाई मुझे क्या करना है। तो ये जो क्रांति है, क्रांति हमें हमारे अंदर से होती है, पहले हमारे अंदर होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है, और उस क्रांति से जो भी कुछ वैचारिक स्पष्टता अपने जीवन में बनती है, उससे फिर हम अपने रास्ते तय करते हैं। वो जो रास्ता है जो हमने तय किया है उसको कहते हैं परिवर्तन, हिंदी में कहते हैं बदलाव। वो हमारे जीवन का बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन में एक होती है हमारा लालची, जब हम बहुत लालची हो जाते हैं परिवर्तन के बाद, मतलब क्रांति तो हुई ना, वो अच्छी हुई बुरी हुई अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर जब आपके अंदर क्रांति हुई उसमें से
आपने अपना रास्ता तय किया, वो आपका बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया, और उस बदलाव में आपने यदि लालची विकास का रास्ता चुना, लालच, और लालच में अपने आप को बड़ा बनाने का रास्ता चुना, तो फिर आप भौतिक चीज़ों की तरफ जाते हैं, फिजिकल इकोनॉमी, ये सब वो फिर आप भूल जाते हैं कि ये इकोनॉमी वायलेंट है कि नॉन वायलेंट है, ये इकोनॉमी किसी को नुकसान पहुंचा के मुझे मिली है या अपने आप आई है, फिर आप उसका विचार नहीं करते। इसको मैं कहता हूँ ये लालची विकास की अवधारणा है। दूसरा होता है कि यार देखो, जीना है अपने को, पर किसी का बुरा नहीं करना, दूसरों का मैं कुछ भला कर सकूं वैसा मुझे बनना है। तो जहां मैं अभी विकास कह रहा था, उस विकास की जगह रिजुविनेशन आ जाता है। फिर वो अपने को रिजुनेट करने लगता है, और वो अपने को रिजुनेट करके फिर रिजुनेशन के काम चुनता है कि मुझे कैसे काम करने हैं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या ना करना चाहिए। वो रिजुनेशन की प्रोसेस में चला जाता है। तो यदि आज हम ये देखें कि हमें भारत को क्या चाहिए, भारत में जितने भी बांध बनाए गए आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, वो सब नदियों के हत्यारे हैं। एक जगह नदी बहती है और नदी के सामने एक बड़ा डैम खड़ा कर देते हैं, नदी की हत्या हो जाती है, नदी मर जाती है, नदी रुक जाती है। गंगा का जो गंगत्व था, जब गंगा जी बहती थी अविरल निर्मल, तब उसके अंदर जो बायोफाज था, जो उसके अंदर ब्रह्म सत्व था, वो उस वाइट ऐश के साथ जमीन में, डैम में रुक नीचे बैठ जाता है और ऊपर एल्गी आ जाती है पानी में। तो जो गंगा का गंगत्व था, जो गंगा का ब्रह्म सत्व था, वो नष्ट हो जाता है और वो फिर जैसा और सामान्य जल है वैसा बन जाता है। ये हमारे किसी इंजीनियर ने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन एक इंजीनियर ने इसको पढ़ा, उसका नाम था प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जब आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, तब उसने अपने 7 विद्यार्थियों को पूरी गंगा पर पीएचडी करने का काम दिया, और उन्होंने कहा कि देखो, गंगा का जो विशिष्ट जल है, ये विशिष्टता कहाँ पर है और कहाँ पर कितनी है, इसका उनका विषय था। उन्होंने पूरा अपने विद्यार्थियों को लगा के पूरी गंगा को समझा, और तब से उनके मन में आ रहा था कि ये जो गंगा है, ये दुनिया की विशिष्ट नदी है। ये दूसरी सामान्य नदियों से अलग है क्योंकि इसके गंगा जल में बहुत सारे रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति थी। तो जब जीडी अग्रवाल तरुण थे, तरुण से युवा बने थे, युवा काल में प्रोफेसर बने थे, उनके अंदर ये वैचारिक रिजुविनेशन हुआ, और उन्होंने फिर आखिरी अपने प्राण भी गंगा को, माँ को बचाने के लिए 111 दिन का आमरण अनशन करके अपने प्राण अपनी माँ गंगा को दे दिए, और आनंद से गए वो। जो भी कुछ किसी ने किया नहीं किया, 2018 में 11 अक्टूबर को उन्होंने अपने प्राण दे दिए माँ गंगा को, 111 दिन तक तपस्या करते हुए, कुछ नहीं ग्रहण करके। वो क्रांति है जो सनातन क्रांति है, जो सातत्य, किसी का बिगाड़ने के लिए क्रांति नहीं हुई है। वो किसी का बिगाड़ना नहीं चाहते थे, वो सबके लिए, सबको स्वस्थ रखना चाहते थे, इसलिए हमारी गंगा स्वस्थ रहे, इसकी चिंता उनको थी। और ये तीनों चीज हुई, क्रांति भी हुई उनके अंदर, और उनके अंदर परिवर्तन भी हुआ। फिर अंत में तो वो सन्यासी बन गए। बरकले में 62 में जब वो पीएचडी करके आए रिवर पर, तब वो एक अलग तरह के इंसान थे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आज के युवाओं को कि भैया, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर क्रांति ना हो, तुम्हारे अंदर, हर एक के अंदर क्रांति होनी चाहिए, हर एक के अंदर परिवर्तन होना चाहिए,
पर उस परिवर्तन को होने के बाद जरा सोच लो कि तुम्हारे परिवर्तन से किसका कितना नुकसान हो रहा है और तुम्हारे नुकसान का असर किस पर पड़ेगा अंत में। जिस दिन युवा ये सोचने लगेगा, उस दिन वो अपने को आनंदित रखने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए कुछ अलग तरह के, मेरे तरह के काम चुन लेगा ना यार। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने किया वैसे वो भी चुन लेगा। आपने कहा कि बांध नदियों के हत्यारे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग वो भी तो है जिन्होंने इन बांधों से जो पानी इकट्ठा हुआ, जो नहरें निकली, उससे फ़ायदा हुआ। एक वक्त था हम आयात करते थे खाने के, गेहूं हमको बाहर से लेना पड़ता था। हरित क्रांति आई तो उसके लिए बांध लगे, उसके लिए कुछ उर्वरक भी लगे। तो मैं ना वो बीच का रास्ता समझना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ से, क्योंकि अगर अब जैसे ऐसे एक समाज की कल्पना करें जहाँ बांध ना हो, तो उसमें भी हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे रहेंगे। देखो, तुम अपना सवाल भूल गए। तुमने मुझे ये कहा था कि यूरोप के लोग अपने बांध तोड़ रहे हैं। जी। तो तुम ये समझ लो कि ये बांध बनाने का काम कहाँ से आया। ये हिंदुस्तानी काम नहीं था, ये हिंदुस्तानियों का नहीं था। ये बांध बनाने का चलन यूरोप से ही आया और वो अब अपनी गलती मान के तोड़ रहे हैं। आपने कहा कि हम ज़रा गरीब हैं, हम नहीं तोड़ सकते, हमें ज़रा ज़्यादा बिजली भी चाहिए और हमें पानी भी चाहिए, सिंचाई भी चाहिए। ये इस तरह से सुनिश्चित करना न्याय नहीं है। हम कैसे गरीब हैं, हम क्यों गरीब हैं, हमारी क्या मजबूरी है, इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे। यदि हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे तो फिर हम दूसरों की नकल करेंगे और दूसरों की नकल करके सचमुच हम तंग हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे और फिर एक दिन कहेंगे यार हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये जो बांध है ये नदियों के हत्यारे हैं। ये गलत डेटा है आपके पास कि नदियों पर बांध बनने के बाद भारत में सिंचाई बढ़ी। सबसे ज़्यादा बांध महाराष्ट्र में बने हैं। 42% लार्ज डैम, मीडियम डैम भारत के केवल महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाला प्रदेश है बेपानी होके। तो जब वहाँ डैम सबसे ज़्यादा बने तो वहाँ आत्महत्याएं क्यों हुई भाई? पानी की कमी के कारण। वहाँ के गांव के लोग उजड़ के शहरों में क्यों आए? वहाँ कैटल कैंप क्यों लग रहे हैं? ये सवाल ये नहीं है कि नदियों की हत्या करके, नदियों को रोककर ही आप डैम से पानी देते हैं। ये हमारे इंजीनियरों का डेटा है। वो कहते हैं कि देखो हमने ये बांध बना दिया, इससे इतनी सिंचाई होने लगी। पहले हिंदुस्तान में सब जगह पे पानी था। आज हिंदुस्तान का 62% से लेकर 72% तक एरिया ओवरड्राफ्ट है। जिस साल अच्छी बारिश होती है उस साल भी 62% है। जिस साल बहुत अच्छी बारिश हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, और उस साल 62% ओवरड्राफ्ट हो ही रहा है। और जिस साल बारिश नहीं होती, जैसे इस साल कम हुई थी, 72% तक है। 17 राज्य हैं जो बेपानी हैं। कहाँ गए तुम्हारे डैम? हीराकुंड डैम सबसे पहले बना था। हीराकुंड डैम के बारे में कहा था कि वो कटक की बाढ़ रोकेगा और एक बड़े इलाके को पानी देगा उड़ीसा में। कटक की बाढ़ रुकी क्या? वहां के लोग बहुत अमीर हो गए क्या? वहां क्या हुआ? भाखड़ा नांगल बांध, हमारा रिहंड बांध। रिहंड बांध की हिस्ट्री शायद आप नहीं जानते। रिहंड बांध बनने के बाद वहां के पानी में जो मरकरी आया है, जो नीचे की तरफ, उससे कितने लोग कैंसर के बीमार हो गए हैं। पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध बनने के बाद हमारी बीकानेर की जो ट्रेन है जो इनके यहां से जाती है, उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। ये बात तुमने ठीक कहा कि अभी हम किसी से अनाज नहीं मांगते, लेकिन तुम मुझे इस सवाल का जवाब दे दो कि तुम अनाज तो नहीं मांगते, अनाज तो आपके पास है, पर ये जो कैंसर बढ़ रहे हैं, जब तो एक भी कैंसर नहीं था, एक भी रोगी नहीं था कैंसर का। अभी ये जो सब हर चौथा पांचवा आदमी कैंसर से बीमार हो रहा है। ये विकास है क्या?
ये विकास है या विनाश है? इस सवाल का जवाब आप उनसे नहीं पूछते जो ये बात कहते हैं कि हमें बड़े बांध चाहिए, हमें बिजली चाहिए। उनसे ये सवाल पूछने की जरूरत है कि भैया तुम्हारे बड़े बांधों ने ये जो कैंसर बढ़ाया है, ये जो हमारा अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो रहा है, ये कहीं कैलकुलेशन है क्या? और जब तुम्हारे बांध नहीं थे तब हिंदुस्तान में कितनी जमीन पर सिंचाई होती थी, जरा वो डेटा हमें दे दो। भाई साहब, जब तक एक बांध नहीं था भारत में तब तक 17% इरिगेशन होता था इंडिया में। आज तुम्हारे इतने डैम बन गए, वो डेटा नीचे ही गया है, 17% से कम ही हुआ है। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि नदियों की हत्या करके हम समृद्ध हुए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कृषि का जो हमारा तरीका है उसे बदलने की आवश्यकता है सर? बिल्कुल बदलने की आवश्यकता है। भारत में खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, और फिर धरती के पेट में से बह के नीचे नदियों में जाता था। सारी नदियां शुद्ध सदा नीरा होकर बहती थी। जब से ये बांध बने, जब से ये बांध बना के हमने नदियों की हत्या की, एक नदी बता दो हिंदुस्तान में जिसका पानी हम यूं उठा के पी सके और आचमन कर सकें। जब तक ये बांध नहीं थे, भारत की सारी नदियों का पानी पीने के लायक था और हम किसी भी नदी में जाके स्नान कर सकते थे। आज तुम्हारी गंगा जी स्नान के लायक नहीं बची है, औरों की बात छोड़ दीजिए। तुम्हारी दिल्ली की यमुना स्नान के लायक नहीं बची है। आईटीओ पे जाके, आईटीओ पुल पे जरा स्नान करके दिखा दो मुझे। इसलिए केवल ये डेटा के ऊपर बात करना ठीक नहीं है भाई। ये जो गैस गजलिंग कह रहा हूँ, वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, गन्ना हो गया, गेहूं बहुत पानी उठाता है, अनार की खेती में ये आपका जो गंग नहर चली है बीकानेर से होते हुए, उसके आसपास हमने गेहूं उगते हुए देखा है, अनार की खेती हो रही है, संतरा उगाया जा रहा है वहां पे राजस्थान में। क्या एक गलत अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई कि सिंचाई से कोई भी फसल कहीं भी ली जा सकती? भारत में जब से एग्रो बिजनेस आया है, खेती को जब से हमने कॉमर्शलाइज बना दिया है, तब से ये कहीं भी कुछ भी करने का घमंड पाल लिया है इन लोगों ने। एक बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान की खेती वो खेती थी कि अपना हर घर में बीज होता था और तब किसानों की हालत अच्छी थी। मेरी दादी के पास सोने की ये जो होती है ना, क्या कहते हैं वो पैरों में जो पहनती हैं, क्या कहते हैं उसको, मुझे अब भूल गया मैं, अब जब से छोड़ा। पायल, सोने की पायल थी। मेरी वाइफ के पास नहीं है। मेरी मां तक सोने की पायल थी। और जो हमारे घर में जो भोजन था, पोषक, वो आज नहीं है। तो तुम यार किसे समृद्धि कहते हो वो मुझे बता दो ना। क्या समृद्धि है? हमने इन नदियों की हत्या करके अपने देश को समृद्ध बनाया कि भिखारी बनाया? क्या बीमार बनाया? क्या लाचार बनाया कि बेकार बनाया? आज हिंदुस्तान में जितने युवा लोग बेकार हैं, उतने युवा लोग पहले बेकार नहीं थे। वो अपनी खेती में, खेतों में बीज बनाते थे। मेरी दादी जो भी अच्छी फसल होती थी उसके मोटे मोटे दाने चुग के इकट्ठे करवा के बीज अलग रखती थी, ये बीज के लिए रहेगा। और बताती थी काम करने वालों को कि देखो ये इस खेत का फसल बहुत अच्छी है, इसको बीज के लिए रखना, इसको उसके लिए रखना। अब कोई रखती है? किसी को पता है? मैंने भी अपने जीवन में जब काम शुरू किया था, मैं कहता था खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। हर घर में बने गोबर की खाद, हर घर रखे अपना बीज, गांव की माटी गांव में और गांव की चोटी गांव में। चोटी का मतलब होता है कि गांव के जितने भी फैसले हैं वो गांव करेगा। उसके फैसले दिल्ली नहीं होंगे, उसके फैसले जयपुर में नहीं होंगे, उसके फैसले गांव में होंगे। तब आएगा ग्राम स्वराज।
आज ना ग्राम स्वावलंबन बचा। गांव के सारे लड़के बेरोजगार होके गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं भाई। महाराज, जब तरुण भारत संघ का जब 1974 में ये शुरुआत हुई, तब हमें ये अंदाज नहीं था कि हम जाके गांव में काम करेंगे। तरुण भारत संघ तो शहर में जयपुर में बना था। 3 साल बाद ही हमें ये लगा कि जहां जिन गांवों से लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं, उनको गांव में जाके उनके साथ वहीं काम करेंगे और वहीं ग्राम स्वराज जाएगा। इसलिए काम से ग्राम स्वावलंबन आएगा भाई। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, पर आत्मनिर्भर अडानी नहीं बना सकता इस देश को। आत्मनिर्भर बनाएगा इस देश का युवा, जो आज लाचार है, बेकार है, बीमार है। वो जब स्वस्थ होके अच्छे से काम करेगा, तब गांव स्वावलंबी बनेगा, तब भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम कोई एक आदमी इस देश में नहीं कर सकता। जिस दिन सारे युवा अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचेंगे, उस दिन भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाना है और भारत को गुरु बनाना है दुनिया का, तो वो केवल इकोनॉमी में दुनिया का गुरु नहीं बन सकता भाई। भारत गुरु था, गुरु बन जाएगा। मैं इसको गलत नहीं मान रहा हूं, गुरु बनने की क्षमता उसके अंदर है। पर जिस रास्ते पर तुम विकास के लेके जा रहे हो, वो विकास का रास्ता नहीं है, वो विनाश का रास्ता है। उसको तो ग्राम स्वावलंबन में, गांव में उसको खेती में रोजगार मिले, जहां से वो उजड़ के आ रहा है वहां उसको सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, तब वो गांव का बनेगा। और मैंने तो 12.5 लाख लोगों को रोजगार दिया भैया, और तुम्हारी सरकार से कभी एक पैसा नहीं लिया किसी से भी। और 3000 डाकुओं की बंदूकें छुड़वाई हैं। अब वो बंदूकें छोड़ के खेती करते हैं, किसान बन गए हैं। मैंने कहीं से कोई लेके नहीं आया मैं किसी का पैसा। उन्हीं के अभिक्रम से, उन्हीं के श्रम से, उन्हीं के पसीने से ये क्रांति आई। क्रांति उसे कहते हैं जो कहीं से शुरू होता है एक बीज, और वो बीज प्रस्फुटित होकर चारों तरफ बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है। सर, 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, और जैसी स्थिति ऐसा लगता है कि तीसरा कार्यकाल भी होने ही वाला है। हमें जानना चाहते हैं कि इन 2 कार्यकालों में पर्यावरण पर जिस तरह का काम हुआ है, उससे आप कैसे देखते हैं? आपका पूरा जीवन पर्यावरण पर ही काम करते हुए गया है, ख़ास तौर पे पानी पे, और वो भी बताइएगा। और आने वाले 5 सालों में आप कैसे परिवर्तन चाहते हैं? जिस तरह काम हो रहा है उसमें क्या करना चाहिए? देखो, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, वो उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है। तब हमें बहुत उम्मीद थी कि नरेंद्र भाई इस देश में गंगा को ठीक कर लेंगे। और उस वक्त हमारे हाथ में जीडी अग्रवाल मेरे संगठन के उपाध्यक्ष थे, तरुण भारत संघ के, मैं अध्यक्ष था, जिन्होंने लाइफ इस नदी के लिए दी। गंगा ठीक नहीं हुई। जंगलों में आते के साथ जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को खुली छूट दे दी, पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जिस तरह से हमने बहुत कोशिश करके 2008-9 में और 7 में बहुत सारे एरिया ऐसे डिक्लेयर करवाए थे कि जो हमारे जीवन के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए हम बता सकें कि हमने उनके लिए शुद्ध प्राणवायु, शुद्ध सदा नीरा नदी छोड़ी है। ये हम कह सकें, इस धरती से जाते वक्त बोल सकें अपने युवाओं को। इसलिए नो गो एरिया डिक्लेयर किए थे जी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जंगलों को कटवाया और छुड़वाया और बर्बादी की, वो सब जानते हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं।
खुली छूट दी और 5 एकड़ तक तो जंगल की ज़मीन पर इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। उनका कहना है कि ये जो कथित पर्यावरणविद हैं, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की, जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाषा की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो कथित पर्यावरणविद हैं इनका अपना एजेंडा है, ये विकास नहीं होने देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वही जो चल रहा था बैलगाड़ी से हम आगे आए ही नहीं। और इस मतांतर को उसी तरह रीड किया जाता है कि एक और आज एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया, स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद, जो पर्यावरण कार्यकर्ताओं को, पर्यावरणविदों के काम को अब शक की नज़र से देखता है। वो खुद शक के घेरे में है, जो उनको शक की नज़र से देखते हैं। जो लोग प्रकृति को प्यार करते रहे, मैंने हिंदुस्तान में 28,000 खदानें बंद कराई थी। आपको मालूम है पूरी अरावली, दिल्ली से लेकर गुजरात के हिम्मतनगर तक 28,000 खदानें चलती थी, जो 1991 में हमारे ऑनेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वेंकट चलैया ने एक झटके में सरिस्का की और पूरी अरावली की खदानें बंद कराई थी। आप पे हमले भी हुए उसके बाद? मेरे पे तो हमले जानलेवा हुए, मैं तो कोमा में रहा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, पर इनकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं। ये तो हो गया जो हो गया। मुझे तो अभी ना तो उन हमलों से डर लगा, क्योंकि मैं ये मानता था कि मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ, प्रकृति के लिए कर रहा हूँ। मेरे ऊपर तो क्या नहीं हुआ, मेरे ऊपर तो किस किस तरह के केस नहीं लोगों ने घड़े, पर मेरे ऊपर एक केस नहीं बना। मेरे ऊपर इतने केस बनाए गए पर एक भी केस चला नहीं सके। हाँ, और मैं इसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में कोमा में रहा कितने दिन, उसके बाद भी आज जिंदा हूँ ना, तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ ना यार, जैसे पहले बातें करता था वैसे आज कर रहा हूँ। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अच्छे से काम करें। जब अरावली में माइनिंग बंद हुई पूरी, तो हमने देखा कि माइंस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो हमने हिम्मतनगर से दिल्ली तक पदयात्रा करके वो खदानें बंद कराई। कितने हमले हुए जानलेवा, जिंदा होना, तो फिर डरना क्या। प्रकृति जिसको बचाना चाहती है, जो प्रकृति के लिए काम करता है, उसको प्रकृति खुद बचा लेती है। ये हमें तभी विश्वास होता है जब तुम्हें प्रकृति से प्यार हो जाता है। जब तक प्रकृति से प्यार नहीं होता ना, तब तक ये विश्वास हो ही नहीं सकता जो विश्वास मुझे हुआ। मुझे विश्वास है कि भाई मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति के लिए कर रहा हूँ, तो प्रकृति जब तक मुझे बचाना चाहेगी बचूंगा। जिस दिन चाहेगी प्रकृति कि नहीं ये हमारे काम का नहीं है, उस दिन चला जाऊंगा, इसमें क्या है। इसलिए मेरा कहना ये है कि हम तो कभी जो हम पर किसी पर भी शंकाओं से डरने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में 5 तरह के लोग होते हैं, कुल 1% लोग हैं जो प्रोफेशनली लेग पुलिंग एक्सपर्ट होते हैं, टांग पकड़ के खींचना जानते हैं केवल, और कुछ नहीं जानते। और वो ऐसी टांग पकड़ के खींचते हैं कि तुम्हारी नाक भी टूट जाए और माथा भी फूट जाए। 4% लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जहां देखी तया परात वहां गंवाई सारी रात, उनको और किसी से कुछ लेना देना नहीं। अभी भी हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जो किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये कभी किसी का अच्छा भी नहीं करते। बुरा चाहते नहीं क्योंकि इनका दिमाग बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा करने की ताकत नहीं है। अभी भी हिंदुस्तान में 4% लोग ऐसे बचे हैं जिनको जब जो अच्छा लग जाए उसको अच्छा करने में जुट जाते हैं। मैं इनको प्रेरक कहता हूँ। और 100 में से 1 आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा जो इन चारों का चरित्र जानता है, इन चारों से अच्छे काम करवा लेता है। उसको पहले गांव गुरु कहते थे, गांव का गुरु, और कभी कभी उसको मुखिया भी कहते थे। अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग अलग नाम थे। अब ये जो 1% लोग हैं लेग पुलिंग एक्सपर्ट, ये ज़रा ज़्यादा टांगे खींचने लगे हैं वो नई टेक्नोलॉजी से। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन रही है, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन मैं अपने देश के युवाओं से ये कहता हूँ कि ये इनकी संख्या 1% से ज़्यादा नहीं है, टांग पकड़ के खींचने वालों की।
तो यार उनसे क्यों डरते हो? तुम जो कर रहे हो वो अच्छा करते चलो बस। सर एक समय मतलब एक और मैग्सेसे अवार्डी हैं आपकी तरह ही अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भी आपका संबंध रहा और विजयवाड़ा में मैनिफेस्टो भी आपने जारी किया था। अब बात होती रहती है केजरीवाल से? नहीं, मेरी कभी बात नहीं होती। मैंने तो उसको बेचारे, तुम शायद नहीं जानते, सबसे पहले मैं और पीवी राजगोपाल हम 2 लोग थे जिन्होंने उनसे कहा कि देखो तुम अपनी हैसियत बनाने का काम कर रहे हो, तुम ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हो, ये तो कब की दिखावा बात है सर ये तो दिखावा है। ये आपने कह दिया था अरविंद केजरीवाल से? अरे तभी तो हम दोनों सबसे पहले अलग हुए, नहीं तो हम तो कोर में थे। अरविंद को मैंने ये कहा कि तुम जो एक सब काम कर रहे हो ना, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन के समय की बात है सर? आंदोलन जब शुरू ही हुआ था तब तक पॉलिटिकल पार्टी वार्टी कुछ नहीं बनी थी, जब आंदोलन बिल्कुल चरम सीमा पे था। अन्ना यहाँ आकर के? हाँ, और अन्ना को मैंने कहा अन्ना आप समझ नहीं रहे हैं कहाँ हैं आप। तब अन्ना को भी समझाया। तो मैंने तो श्री अरविंद केजरीवाल को जब वो हमारे आश्रम आया था तब भी मैंने उससे कहा था, यार देखो कुछ ऐसे काम करो जो थोड़ा गरीबों के लिए ठीक ठाक हो। तुम केवल यदि अपनी पहचान के लिए काम करोगे, अपनी हैसियत के लिए काम करोगे तो आगे नहीं जा सकते। तो वो तो माना नहीं, उसको तो मुख्यमंत्री बनना था। तो जिसको मुख्यमंत्री बनना हो, जिसको प्रधानमंत्री बनना हो, वो किसकी बात मानेगा? और जब नहीं माना तो हम अपना अलग हो गए। हमें क्या लड़ना था? हमें तो ना मुख्यमंत्री बनना ना प्रधानमंत्री बनना। हम तो जो हैं वो रहेंगे और आनंद में रहेंगे। प्रधानमंत्री से 100 गुना ज़्यादा आनंद हमें है। सर 2 पॉलिटिशियंस की हम बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के बारे में आपने अपनी बात रखी, अरविंद केजरीवाल के बारे में भी अपनी बात रखी। हमें जानना चाहते हैं कि जो आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, आप मतलब मुझे समझ में आया कि एक तो फिलॉसफी के लेवल पे हमें समझना है कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसमें प्रकृति के लिए एक जगह चाहिए। जो पारंपरिक हमारा इंडिजिनस नॉलेज था जो हज़ारों हज़ार साल से हमारे पास में है, उसमें तालाब हैं, नदियाँ हैं, कुएँ हैं, बावड़ी हैं, उन चीज़ों की तरफ हमें लौटना पड़ेगा, उससे होगा। लेकिन एक लेवल की लीडरशिप और डिप्लोमेसी तो हमें चाहिए क्लाइमेट में भी। ऐसे किसी आप लीडर को देखते हैं जो इस दिशा में बढ़ भी रहा है? जैसे राजस्थान में जो बीकानेर के महाराज हुए, महाराज गंगा सिंह, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पानी पर काम किया। कम से कम बहुत सारे अपने इलाके में पानी लेकर तो आए। मतलब उस पर आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। ऐसा कोई लीडर आप देखते हैं? और किस तरह की क्लाइमेट पॉलिटिक्स की हमें आवश्यकता है? क्योंकि ये ना अभी अब बहस है ईस्ट और वेस्ट के बीच में भी चल रही है कि आपने प्रदूषण कर लिया, अब हमारी प्रदूषण करने की बारी है। आपने मुनाफा कमा लिया, अब मुनाफा कमाने की बारी हमारी है। और क्लाइमेट रेपरेशंस की बात होती है कि आप इतना प्रदूषण कर चुके हैं, हमें पैसा दीजिए क्योंकि बहुत महंगा है ग्रीन हो जाना। देखो पूरी दुनिया में इस तरह के काम के लिए बहुत लोग हैं। वो क्लाइमेट को भी समझते हैं, डिप्लोमेसी भी समझते हैं, और ये जो गवर्नेंस के इशू हैं उन सबको समझते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि आज भी काम करने वाले लोगों को ये दुनिया लीडरशिप देती है। जब स्टॉकहोम में पीपल्स वर्ल्ड कमीशन ड्राउट एंड फ्लड बन रहा था, तब उन्होंने पूरी दुनिया में ढूंढा कि किसको चेयरमैन बनाए। तो यूरोप के लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े नाम दिए, नोबेल प्राइज, ये वो सब। तो उन्होंने कहा ये सब तो साइंटिस्ट हैं और कागज़ पे काम करते हैं। यदि ड्राउट एंड फ्लड कमीशन का चेयरमैन बनाना है किसी को, तो ऐसा आदमी बताओ दुनिया में जिसने धरती पे काम किया हो, जिसने ड्राउट एंड फ्लड मिटिगेशन के साथ साथ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन भी किया हो, ऐसा आदमी ढूंढो। तो उन्होंने जो वाटर नोबेल प्राइज की लिस्ट थी उसमें ढूंढा, उनको एक नाम मिला। बाकी सब तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स लोग थे, साइंटिस्ट। एक ही आदमी था जो प्रोफेसर भी नहीं था, साइंटिस्ट भी नहीं था। उसको कहा कि भाई आप बनेंगे। तो मैंने कहा देखो मैं सरकार छोड़ के आया था, मुझे तुम्हारा प्रोटोकॉल जो है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक दिखता है यूएन का, इसलिए मैं तुम्हारे प्रोटोकॉल में नहीं ये काम कर सकता। इनकार किया यूएन को आप? बिल्कुल। मैंने कहा हम तो आज़ादी से काम करने वाले हैं, हमें जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम बना लेंगे, पर हम तुम्हारे प्रोटोकॉल में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो मैंने कहा आप जुड़ जाइए।
तो देखो, ऐसा है कि दुनिया में पानी का काम हो, प्रकृति का काम हो, जंगल का काम हो, ड्राउट एंड फ्लड का काम हो, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। पर इन कामों को करने के लिए जो बुनियाद है वो ज़मीन है। जिसने ज़मीन पे काम किया वो टिकेगा, वो ही दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, वो ही दुनिया को सिखा सकता है। अभी चंबल में जब ये जो डाकुओं का समर्पण हुआ तो जर्मनी से लूसी आई, उसने कहा मैं इस पे फिल्म बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा बना लो। वाटर बैंडिट्स, हाँ मैं देखिए। तो उसने बनाई। तो सब उनके घर जाके रही वो डाकुओं के, जो पहले डाकू थे। फिर वो जैक आया अमेरिका से, बना लो, जाओ वहाँ रहो, देखो, उनसे बात करो। उसने एक फिल्म बनाई, उसका नाम है वाटर एंड पीस। फिर एक हिंदुस्तान के भी एक फिल्म बनाने वाले एक प्रोफेसर ने बनाई, अमित शर्मा ने, वो अभी आई है 2-3 दिन पहले। उसका नाम है बैंडिड टू एग्रीकल्चरिस्ट। जो कल तक बैंडिड थे वो अब एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, अब वो फार्मर हो गए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो काम होता है वो धरती पे जिंदा रहता है, और बातें तो हवा में होती हैं और हवा में ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए जो क्लाइमेट की गवर्नेंस और डिप्लोमेसी करेगा, वो जो रियल प्रकृति के लिए ज़मीन पे काम करेगा वही टिकेगा। अभी भाई हमारा राजेंद्र पचौरी, देखो पूरी दुनिया का यूएन का वो था ना, क्या हुआ? चला गया ना। कुछ भी हुआ क्या क्लाइमेट में कोई फ़ायदा? वो कह सकता है क्या कि हमने इतनी ज़मीन की क्लाइमेट ठीक की? मैं कह सकता हूँ कि हमने 10,800 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर, जहाँ पहले बादल आते थे पर बिना बरसे रूठ कर चले जाते थे, अभी वहाँ बारिश होती है, खेती होती है। सर 2 चीज़ें हम जानना चाहते हैं। एक, आप कहते हैं कि क्लाइमेट सिक्योरिटी एक्ट होना चाहिए, 2016 में आपने पीटीआई से कहा था। स्पेसिफिकली ये किस तरह का एक कानून होगा? देखो, क्लाइमेट सिक्योरिटी एक्ट होना चाहिए, और क्लाइमेट सिक्योरिटी एक्ट तब बनेगा पहले वाटर एंड फूड सिक्योरिटी हो, फिर एयर सिक्योरिटी हो। तो ये एक्ट ऐसा होना चाहिए कि हम सबको जो जीने का अधिकार है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी लाइफ के लिए, लाइफ को इंश्योर करने वाला प्रोविज़न है जी, हमें राइट टू लाइफ है। ये जो राइट टू लाइफ है, ये राइट टू लाइफ जब भी पॉसिबल होगा जब हमारे पास ये जो जलवायु का संकट है, ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, इस क्लाइमेट क्राइसिस को ठीक करने का कोई कानून होगा, कोई एक्ट होगा। तो हमें इस वक्त एक क्लाइमेट सिक्योरिटी एक्ट की ज़रूरत है और एक वाटर सिक्योरिटी एक्ट की ज़रूरत है। वाटर इज़ क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज़ वाटर। तो जब आप वाटर सिक्योरिटी एक्ट लेके आएंगे तब फिर आप क्लाइमेट सिक्योरिटी एक्ट आपको बनाना ज़्यादा आसान होगा। हमने उसका पूरा ड्राफ्ट भी बना के दिया। कहाँ फंस गया और कब की बात है सर? ये 2018 में दिया। और किस स्तर पे बात पहुंची? पार्लियामेंट तक गई, वो निजी एक्ट के तरफ से, प्राइवेट मेंबर। हाँ, किसने पेश किया था? वरुण गांधी ने। बस वहां जाके अटक गया। हमने वरुण को दिया था बना के, अटक गया, उससे आगे नहीं बढ़ा। कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ कि डॉक्टर साहब इसमें 3 चीजें ये बदल दीजिए? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने तो दे दिया था, उन्होंने फिर कोशिश भी की, फिर वो पता नहीं उनको समय नहीं था, क्या था, अटक गया। और उसके बाद कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। नहीं तो भाई किसी को कोई चीज़ दी है तो फिर वो पूछता भी है कि भाई बताइए इसको कैसे और आगे करें। हमने भी सोचा कि भाई अब क्या कहे उसका। सर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अगेन जो आज के जीवन की सच्चाई बन ही गई है और वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और उसका निदान आप कहाँ पे
पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम फ्लोर खोल देंगे अपने दोस्तों के लिए। 2 चीज़ें हर व्यक्ति के घर में अब शहर में होती हैं। एक फ्लश, जो कि दिन में कई 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 बार इस्तेमाल होता है और वो बहुत कुदरती है भाई, वो आदमी जाएगा तो वो फ्लश करेगा और हर बार वो 15-16 लीटर का वो टैंक खाली होता है, एक वो। और दूसरी चीज़ है आरओ, क्योंकि बिना आरओ का पानी अब पीना सेफ भी नहीं रह गया है। इन 2 चीज़ों का इंतजाम, जैसे शार का तो किसी को समझाया जा सकता है भाई कि बाल्टी लेके तुम नहा लो तो कुछ पानी वहां बच जाएगा। इन 2 चीज़ों में क्या कर सकते हैं हम? इन दोनों चीज़ों को करना आसान है। देखो, ये जो आरओ है ना, ये आरओ मशीन क्योंकि बहता बहुत है पानी उसका। आरओ मशीन बनाने वाले को मुनाफा कमाना है। वो अपने लाभ के लिए वो कहता है कि तुम्हारी आरओ का पानी पीने से सेहत ठीक हो जाएगी, पर आरओ पानी में कितने सारे मिनरल जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं उनको भी निकाल देता है, वो कभी बात नहीं करते। और आरओ का पानी पीने वाले लोग मेरी तरह मजबूत नहीं होते। आरओ का पीने वाले लोग वो फिर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ना, हीट में, थोड़ा टेम्परेचर में, थोड़ा वातावरण में, थोड़ी किसी बीमारी ने उसके शरीर पर अटैक किया, तो उनकी जो आरोग्य रक्षण की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। और ये जो बिना आरओ का पानी पीने वाले लोग हैं, वो उनके अंदर आरोग्य रक्षण की क्षमता बनी रहती है, क्योंकि उनके अंदर दूसरे मिनरल जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो जाते हैं। मैं तो आरओ का पानी नहीं पीता यार। पर यहाँ तो समस्या है सर कि पानी खराब ही इतना होता है सप्लाई का कि पर्याय नहीं। वो तो ठीक करना पड़ेगा। पानी को यदि ठीक नहीं करेंगे तो हम ठीक नहीं रह सकते। यदि हमारा पानी स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो पानी स्वस्थ कराना हमारे राज्य की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी यदि राज्य नहीं निभाएगा तो वो हमारा अच्छा राज्य नहीं कहलाता। क्या नदियों को जोड़ना एक ठीक विचार होगा सर, कि जहाँ ज़्यादा पानी है? नदियों को जोड़ने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है भारत में। जब चुनाव आता है तब कुछ सरकारें कहती हैं कि हम नदी जोड़ देंगे और तुम्हारा बाढ़ और सुखाड़ मुक्ति कर देंगे। मैं आपसे इतना कह दूं कि जब वाजपेयी जी ने बहुत दिन के बाद, पहले तो ये नेहरू ने भी सबने कहा था, अंग्रेज के ज़माने से है। अंग्रेज हाँ। के ज़माने एक से अंग्रेज अफसर की कल्पना, नेहरू ने भी कहा, वाजपेयी ने भी कहा। सबने कहा। पर वाजपेयी जी ने जब कहा तो मैंने कहा भाई, आप जैसा इतना अच्छा नेता इस देश का, वो यदि नदी जोड़ कहेगा तो फिर तो ये तो गड़बड़ है। क्योंकि नदी जोड़ का काम, पर केन बेतवा का तो सर काम चालू भी हो। नदी जोड़ का काम तो नेचर का है। नेचर को जहाँ चाहिए वहाँ वो नदी जोड़ देती है। ये आदमी का काम नहीं है। फिर वाजपेयी जी ने सुरेश प्रभु को ये जिम्मेदारी दी। तो मैंने सुरेश प्रभु से कहा, मैंने कहा देखो अब आप चेयरमैन हो गए नदी जोड़ के, पर नदी जोड़ जो है वो तो प्रभु का काम है, वो सुरेश का नहीं है। तो अब आप देख लो कि आप प्रभु हैं तो ठीक है भाई, आप नदी जोड़ दीजिए और आप सुरेश हैं तो फिर आप नदी जोड़ का काम बंद कर दीजिए। तो मैं आपको समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इसका मतलब ये है मेरा कि भारत की नदी जोड़ना भारत के लिए कदाचित भी ठीक नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स को और बड़ी कंपनियों को और कुछ नेताओं की जेब भरने का काम है केवल। और ये नदी जोड़ केवल भ्रष्टाचार और प्रदूषण को जोड़ने का जोड़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नदी जोड़ हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे दिमाग, दिल, हाथ नदियों के साथ जिस दिन जुड़ जाएंगे उस दिन भारत सुखाड़ और बाढ़ मुक्त बन जाएगा, सबको पानी मिल जाएगा। इसलिए नदी जोड़ हमें नहीं चाहिए, हमें नदियों के साथ जोड़ना चाहिए। हमारी सरकारों को यदि सच्चा काम करना है तो इंसानों को नदियों से जोड़ दो भाई। जब इंसान नदियों से जुड़ेंगे तो फिर नदी भी ठीक होगी और इंसान भी ठीक होगा। अभी तो नदियों से केवल इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़ा है। अडानी सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है नदी से, जो नदियों में सबसे ज़्यादा गंदा पानी डालता है। तो आज नदियों से इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं, वो सब नदियों से जुड़े हैं, आदमी नहीं जुड़ा है। आदमी जब इंडस्ट्रियलिस्ट नदियों से जुड़ गया तो आदमी नदियों से टूट गया, नदियों से अलग हो गया, क्योंकि वो नदी ना नहाने के लायक बची
और ना पीने के लायक बची। तो हमारी सरकारें नदियों के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़ रही हैं और इंसानों को तोड़ रही हैं। और अच्छी सरकार वो होती जो नदियों के साथ इंसानों को जोड़ती और इंडस्ट्रियलिस्ट को तोड़ती। ठीक है, इस बातचीत का ये सिलसिला अब यहीं तक रहेगा सर। हम चाहते हैं कि हमारे जो दोस्त हमें सुन रहे थे अभी तक के, उनके मन में भी कुछ सवाल हैं। जिन युवाओं के जीवन को आप प्रभावित करना चाहते हैं, वैसे युवा वहाँ बैठे हैं। एक एक करके हम कुछ सवाल आप लोगों के अब ले लेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम तनिष्क है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि इस देश में जब भी कोई आदमी कुछ भी अच्छा काम करने जाता है तो बुरे लोग हमेशा, या कुछ ऐसे लोग हमेशा देश में होते हैं जो उसको रोकना चाहते हैं या उसके अच्छे काम को बंद करना चाहते हैं। तो चाहे हम मूवीज़ में देखें कि एक्वामैन था, उसने अच्छा काम करना चाहा तो बुरे लोगों ने उसे रोका, और चाहे हम आपको देखें कि आपने इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा काम किया, तो आपकी लाइफ में भी मुश्किलें रही होंगी या कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आपको रोकना चाहा होगा। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि उन मुश्किलों से या उन लोगों को आपने कैसे फेस किया और आपको क्या क्या दिक्कतें आई, और आप कैसे मोटिवेट रहे कि इन सब चीज़ों को झेल सकें और इन सब चीज़ों का सामना कर सकें। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। हमेशा जब भी कोई अच्छा काम होता है तो जितनी ऊर्जा से अच्छे काम शुरू होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ऊर्जा से उस काम को रोकने वाले खड़े होते हैं हमेशा। और वो मेरे ज़िंदगी में बहुत हुआ। पर मेरे अंदर की जो ऊर्जा थी उसमें कोई लालच नहीं था, उस ऊर्जा में कोई डर नहीं था। तो जब आपके अंदर लालच आ जाता है तो आप डरे रहते हैं कि मेरा ये काम बिगड़ ना जाए, और जब आपके अंदर लालच नहीं होता तो फिर आप डरते नहीं हैं। तो जैसे ही जीवन निर्भय होता है, निडर होता है, तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत आ जाते हैं, और वो जो आपके अंदर के डिसिप्लिन है वो आपको स्ट्रोंगर बनाते चले जाते हैं। इसलिए इस सारे काम में यदि मैं अपने अंदर कुछ देखता हूँ तो वो देखता हूँ कि मुझे कभी डर नहीं लगा, मैं कभी किसी से डरा नहीं, और डर नहीं लगा इसलिए मेरी लाइफ का डिसिप्लिन बना रहा। तुम्हें नहीं मैं बताना चाहता कि मेरे ऊपर इस देश में कितने कितने तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन डर नहीं लगा। मुझे कितने बार ऐसा मान लिया कि अब ये मर गया, पर मैं नहीं मरा। मैं और ज़्यादा ताकत से काम करता रहा। तो बस एक ही खास बात है कि मन में डर नहीं आना चाहिए, और डर नहीं आएगा तो तुम्हें अंदर से जो आपकी एनर्जी है वो आपको रिजोनेट करती रहेगी। तो हमारे अंदर की एनर्जी जब हमें रिजोनेट करती है तब हमारे पास डर नहीं आता। इसलिए मैं बस और ज़्यादा लंबी कहानी नहीं तुम्हें बताना चाहता सब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने 50 साल के सामाजिक काम के जीवन में देखा है कि मैं डरा नहीं, इसलिए आज भी खड़ा हूँ और इसलिए आज भी जिंदा हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम श्रृंखला पांडे है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आप ये कह रहे थे कि इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा सफ़र युवा कर रहा है, तो हम इसमें क्या चेंजेस, परिवर्तन लाए जिससे युवा कम सफ़र करे? बस दो बातें हैं, बहुत सरल हैं। हमारे युवा काल में हमारी जो युवा उम्र होती है वो बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रोइंग होती है, थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं, और जब हम तेज़ी से बढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है। इस उम्र में हम अपने होश को, अपनी जो समझ है उसको थोड़ा होश को जोश के साथ जोड़ दें। जोश तो आपके अंदर होता है, सबके अंदर होता है, लेकिन कई बार हमारा होश हम जोश के साथ जोड़ नहीं पाते। जो युवा अपने युवा काल में अपने होश और जोश को जोड़ लेता है वो कभी किसी की तरफ देखने की उसको ज़रूरत नहीं होती, वो सतत सेल्फ ड्रिवन बन जाता है।
वो फिर अपने आप को स्वयं को चलाने वाला बन जाता है। और उसकी यदि वो उसने ऐसा नहीं करेगा तो सबसे ज़्यादा युवा सफ़र करता है। युवा सफ़र करता है क्लाइमेट की क्राइसिस के कारण, युवा सफ़र करता है एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस के कारण, युवा सफ़र करता है कि उसका जो माइंड है वो जिस तरह के एजुकेशन सेटअप में वो ग्रो हुआ है वो उसको धरती पे दिखता नहीं है प्रैक्टिकली। उसने पढ़ा कुछ और है और धरती पे कुछ और है। तो युवा की जो लाइफ है वो सब तरह से सफ़र होती है जब वो अपने होश और जोश को इंटीग्रेट नहीं करता। होश और जोश दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे तो युवा कभी सफ़र नहीं करेगा। थोड़ा सीरियस सा सवाल है कि हमारे न्यूज़ रूम में भी दीपक हैं राजस्थान से, यमन है राजस्थान से, तो लोग राजस्थानियों को देख के पानी क्यों छुपा लेते हैं? मतलब ऐसे पानी और राजस्थान को लेके कई मीम्स चलती हैं, जोक्स चलते हैं, तो आपके नज़र में कुछ आते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे हैं। केवल जोक तो है ही, लेकिन राजस्थानी जो है ना पानी इसलिए छुपा लेता है कि बादल जो हैं वो हमसे बहुत नाराज़ रहते हैं। बादलों की नाराज़गी और सूरज का टेढ़ापन, सूरज बहुत टेढ़ा है हमसे, हमारे सारे पानी को चोरी कर लेता है जल्दी से। तो ये जो सूरज का टेढ़ापन है और बादलों की नाराज़गी है, उसने हमें थोड़ा पानी को कंजर्व करके रखना, पानी के बचा के रखने का संस्कार, पानी को छुपा के रखने का संस्कार। छुपा के वो तुम्हें प्यासे होगे तो नहीं छुपाएगा, वो तुम्हें पिला देगा, है? ये राजस्थानी का गुण है। लेकिन वो पानी को बर्बाद ना हो, पानी बिगड़े ना, उसके लिए वो हमेशा सचेत रहता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में बादलों की नाराज़गी और सूरज का टेढ़ापन ये भुगता है। इसलिए डॉक्टर साहब, राजस्थान को लेके एक सवाल आया था, तो एक मेरे भी मन में था कि राजस्थान ही वो जगह है जहाँ पे जल को लेके सबसे ज़्यादा अनुशासन हमारे समाज में रहा और सबसे इनोवेटिव तरीके हमारे पास वहाँ दसियों हज़ार साल से, जहाँ पे टाँकों की ज़रूरत थे वहाँ टाँके बनाए गए, जहाँ तालाब बन सकते थे वहाँ तालाब, जहाँ बावड़ी वहाँ बावड़ी, कुएँ जहाँ बन सकते थे वहाँ पे। और ये इंडिजीनस नॉलेज है, ये नॉलेज समाज में ही था, इसका एक अलग से कोई हाइड्रोलॉजिस्ट नहीं होता था या कोई उस समय पे आपके जैसे कार्यकर्ता भी नहीं होते थे। इन सारी ये जो अर्जित ज्ञान है उस समाज का या अनुभव है, उसको सहेजने की कोई गंभीर कोशिश आपको दिखती है कि अनुपम मिश्र ने ज़रूर किताब लिखी, उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया, एक वो बुक लिख के भी गए कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, अब जितने बचे हैं उनको बचा लो तालाबों को। मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये उस काम को केवल बचाने का नहीं, उस काम को उसी रूप में, उसी ज्ञान से और उसी श्रद्धा और निष्ठा से और उसी शक्ति से उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो वो केवल किताबों में ना रहे, वो धरती पे आ जाए। किताबों की लकीरें तो मिटती दबती रहती हैं, पर वो लकीरें यदि धरती पे बन जाएंगी तो उनको कोई मिटा नहीं सकेगा। इसलिए हमने उसी ज्ञान तंत्र से, साइट सिलेक्शन से लेके और काम का एग्जीक्यूशन, काम की सारा निर्माण बनावट, सब उसी ज्ञान से की है जो ज्ञान खत्म हो रहा है। हमारे काम में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी अपनी इंजीनियरिंग माइंडसेट से साइट सिलेक्शन नहीं कर सकता। सारे साइट सिलेक्शन मेरे वही गांव के बुजुर्ग लोग करते हैं। क्या गजधर कहते हैं उनको, जो लकड़ी छड़ी देख? गजधर कहते हैं। हमारे इस इलाके में उनका नाम गजधर ही है। गजधर का मतलब होता है पानी को नापना, और वो केवल पानी को नापना नहीं, वो लोगों का पानी भी नापते हैं। वो केवल धरती का पानी नापते हैं ऐसा नहीं, इसके दिमाग में कितना पानी। क्या कुछ हम बता सकते हैं कि जैसे मैंने देखा कि वो छड़ी की ढाल देख करके वो बता देते हैं कि यहाँ पानी रुकेगा यहाँ नहीं रुकेगा। वो कैसे वो जो छड़ी की ढाल वाला है, वो तो जो उसके नीचे धरती के अंदर जो पानी है ना, उस पानी का अब वो छड़ी काम नहीं करती, क्योंकि अब पानी रहा ही नहीं धरती में और पानी का लेवल नीचे चला गया। तो अभी जो छड़ी ऊपर नीचे होगी वो फाल्स है, वो अब कुछ नहीं बता सकेगी। लेकिन जब धरती में सबसरफेस में पानी था, तो वो जो पानी की ऊर्जा थी, वो एक खास तरह की लकड़ी होती है और एक खास तरह का व्यक्ति होता है।
जिसके अंदर वो जो तरंगे हैं, वो जो वाइब्रेशंस है, वो आती हैं और वो वाइब्रेशन उस लकड़ी को, उस छड़ी को ऊपर नीचे करती हैं और सही निकलता और था वो सही निकलता है। हमारा कुआं जो है, जो आश्रम के पास वाला है, जब हमारी धरती का वाटर लेवल ये था, तब उसमें लोकेंद्र भाई इस काम को जानते थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ है पानी, कुएं में ये पानी। विद्या मतलब अगर, क्योंकि मैं ऐसे साइंस की दुनिया को तो थोड़ा कम समझ में आएगा, ये जो- भी सरवाइव करती है क्या? ये विद्या है, लेकिन ये विद्या तभी तक काम करती है जब इतिहास बदला हो केवल। अब तो भूगोल भी बदल गया। जब भूगोल बदलता है तो फिर वो जो ज्ञान तंत्र है, उस ज्ञान तंत्र की तरंगों को भी बदलना होता है, उस ज्ञान तंत्र की वाइब्रेशंस को भी बदलना होता है। तो अभी तो भूगोल बदल गया है, धरती का पानी सारा निकाल लिया है। आपकी धरती के पेट में पानी नहीं है तो वो छड़ी क्या काम करेगी? उस छड़ी का कोई मतलब नहीं है। अब तो उस छड़ी को बनाने की जरूरत है कि जिससे धरती में पानी भर जाए, जिससे दोबारा नदियां बहने लगे। जहां नदियां सूखी थी, मरी थी, वो नदियां बहने लगे। भाई मैं तो तुमसे कहता हूं यार, ये कैमरा लेके वहां जाओ ना चंबल में। आज की तारीख में अभी 3 साल से बारिश नहीं हुई, फिर भी नदी बह रही है। आज हम कौन सी जून में बात कर रहे हैं ना। हमारी शेरनी नदी में पानी है, हमारी बमाया नदी में पानी बह रहा है, हमारी नहरों नदी में पानी बह रहा है। जाओ देखो। अब तुम दिल्ली में बैठ के राजेंद्र को बुला लेते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए आसान है। आ गया वो बेचारा राजेंद्र अपना काम छोड़ के। अरे तुम जाओ ना, वहां जाके देखो ना यार कि नदी कैसे बहती है। तुम घर से यहां निकलोगे नहीं क्योंकि वहां का टेम्परेचर 48 है। राजेंद्र आ जाएगा। तो थोड़ा ये भी समझो यार कि जरा घर छोड़ के जब ऐसा कोई काम हो तो उसको मौके पे जाके देखना चाहिए। बिल्कुल। अब ये मेरा वादा है डॉक्टर साहब कि जैसे आपको यहाँ बुलाने के पीछे हमारा मंतव्य ये था कि एक आपकी जो बात है उसको हम डॉक्यूमेंट कर लें, हमारे माध्यम से वो और लोगों तक पहुँचे, आपका काम के बारे में लोग वो जाने, स्पेशली वो जो उसका एक फ़िलासफ़ी वाला एलिमेंट है उसके बारे में लोग समझें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम आपका फील्ड वर्क भी आके डॉक्यूमेंट करें, वो भी लोगों को दिखाएं ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि किस तरह का काम हुआ है और इतना भी मुश्किल नहीं है प्रकृति के साथ जीना। देखो ऐसा है ना, तुम एक बार आके जियोगे ना धूप में मेरे साथ, और मैं तुम्हें अकेले को नहीं बुला रहा हूँ, तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा उस धूप में तुम्हारे साथ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम धूप में जाके कैमरे से शूट करके लाओ और मैं वहाँ झोंपड़ी में छाया में बैठा हूँ। मैं तेरे साथ दोपहरी में रहूँगा, पर वहाँ जाके देखो मौके पे, उसको शूट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसी में से तुम्हारे प्रकृति के जो प्रेम के तंतु हैं ना, उसको कहते हैं क्रोमोजोम्स अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं उतुक। तुम्हारे प्रकृति के प्रेम के उतुक उछलने लगेंगे और तुम्हें मज़ा आने लगेगा। यू एंजॉय दैट हैप्पीनेस। बिल्कुल। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपसे वक्त लेकर के, अपना कुछ वक्त निकाल करके वहाँ पे आएँ, देखें। अलवर आना होगा हमें? नहीं, तुम यहाँ से सीधे धौलपुर आ जाओ, धौलपुर आ जाओ। चंबल में। अच्छा। अलवर में बहुत सारी फिल्में बनी है यार, पिछले 50 सालों में कितनी सारी बनी होंगी। अब ये नया चंबल पे नहीं बनी है, चंबल पे तो ये विदेशियों ने ही बनाई है अभी तक। ठीक है। वो जैक ने बनाई है, वो एक बड़ा साइंटिस्ट है, लूसी ने बनाई है। देखी थी मैंने। अरे वाटर तुम बैंडेज इनको भी वो देखी। दे देना ना, तीनों है आ गया था मेरे पास, आ गया था। उस काम को भी जल्द से जल्द हम डॉक्यूमेंट करेंगे। बहुत सारे सवाल थे सर, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनुभव आपके हम बांटना चाहते थे। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर एक्टिविज़म में 50 साल चले गए हों तो उस पूरी अनुभव को, उस पूरे ज्ञान को 1, 1.5, 2, 2.5 घंटे में डॉक्यूमेंट करना नामुमकिन है। तो इसलिए जितने सवाल आज हो सके, जितनी बातें हम आज कर सके, वो हमने आज की, और अगले बार मिलने का आपसे वादा करके इस गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की इस किस को यहाँ कंक्लूड करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये जो आप आज आपका वायदा है, आप चंबल की शेरनी, चंबल की नहरों, चंबल की बमाया, चंबल की बोमिया, इन 4 नदियों में, मैं सारी नहीं कह रहा, हम 23 नदियों में काम कर रहे हैं, लेकिन आप इन 4 नदियों में आके जो तुम्हारे बाकी के सवाल हैं उन सवालों को पूछोगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा, और आई फील प्राउड एंड हैप्पीनेस। हमें भी बहुत आनंद आएगा सर। हमारा सौभाग्य है आपने वक्त निकाला। हमें बताया गया कि आप बहुत पसंद नहीं करते हैं
अपने फील्ड वर्क से दूर जाकर के 1-2-2.5 घंटे सिर्फ बोलना, बावजूद उसके आपने हमें वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, उसके लिए आपका शुक्रिया। और जिन दर्शकों ने इस बातचीत को सुना है उसके लिए उनका शुक्रिया भी। मिलते हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की अगली किस्त। धन्यवाद, थैंक यू।